नमस्कार दोस्तों, जगू का जीके हब में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और बहुत बहुत आपका आभार। आज हम वही राजव्यवस्था की कड़ी में आगे शुरू कर रहे हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के बारे में हमने कई पार्ट्स बताए और हमारा कल का जो टॉपिक था वो राष्ट्रपति की शक्तियां थी, वो सारी बता दी हमने। तो राष्ट्रपति का टॉपिक लगभग समाप्त हो गया। कौन कौन से राष्ट्रपति रहे हैं उनके नामकरण के बारे में हमारी बात होनी है। अब राष्ट्रपति की शक्तियों में एक शक्ति थी आपातकाल। कौन सी? आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियों के बारे में आज का हमारा टॉपिक है। वॉल्यूम 19 में आज हमारा टॉपिक है आपातकाल, और आपातकाल का भी पार्ट ए है, क्योंकि आपातकाल बड़ा टॉपिक है। तो आपातकाल का भी पार्ट क्या है? ए, पार्ट ए। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसको दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं, जैसे राष्ट्रपति एक बड़ा टॉपिक है। मैंने क्या बोला कि राष्ट्रपति में सब कुछ आ जाता है। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो पर्टिकुलर पूछे जाते हैं परीक्षा में। जैसे फर्स्ट ग्रेड में तो सिलेबस में ही दे रखा है राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं आपातकाल। राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं आपातकाल। आरएस का पर्चा देखोगे तो आरएस में राष्ट्रपति और आपातकाल अलग से टॉपिक होता ही होता है। तो ये आपातकाल के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो पूरा बड़ा टॉपिक है। इसके दो पार्ट बनेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए और पार्ट बी, तो दो टॉपिक इसके बनेंगे। आज जो हम बात कर रहे हैं वो आपातकाल का सामान्य परिचय पे बात कर रहे हैं, और कुछ जितना हो सकता है उतना बताएंगे, देखिएगा। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन इसको शुरू करते हैं। देखिए, देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका विषय है आपातकाल, इमरजेंसी। इमरजेंसी भारतीय संविधान के भाग 18 में दे रखा है। कौन से में? भाग 18। भारतीय संविधान का भाग चैप्टर कौन सा है? 18। देखिए, आपको पता है कि चैप्टर टोटल संविधान में 22 चैप्टर हैं। 22 चैप्टर में 18वां चैप्टर है वो किसका है? तो आपातकाल का। उसके बाद हम बोल रहे हैं कि अनुच्छेद इसमें कौन सा दे रखा है? अनुच्छेद इसमें दे रखा है 352 से 360। 352 से 360, 352 अनुच्छेद से 360 तक आपातकाल का प्रावधान दिया हुआ है। 352 से लेकर के 60 तक आपातकाल का प्रावधान दे रखा है। ठीक है, दो बात। तीसरी बात है, आपातकाल हमने लिया कहाँ से है? तो आपातकाल हमने जर्मनी के वीमर संविधान से लिया है। जर्मनी का वीमर के समय जो संविधान बना था उससे लिया है, और साथ में हमारे भारत शासन अधिनियम 1935 से भी इसको उठाया है। उस समय आपातकाल की शक्तियाँ वायसराय को हुआ करती थी, वायसराय के पास थी, और आज हमारी आपातकाल की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। तो जनरल टॉपिक आ गया। और हमारी आपातकाल शक्तियाँ कितनी हैं? तो 3 हैं। एक राष्ट्रीय आपात, एक राज्य आपात और एक वित्तीय आपात। तो जनरल इंट्रोडक्शन में बोलना चाहूँगा, भाग 18 में आपातकाल को दिया हुआ है। भाग 18 का अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक है। हमने लिया कहाँ से? तो जर्मनी के वीमर संविधान से इसको उठाया, और साथ में भारत शासन अधिनियम 1935 से। और आपातकालीन शक्तियाँ कितनी हैं? तो 3, एक राष्ट्रीय, एक राज्य और एक वित्तीय। आज हम राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं संविधान के जितने भी अनुच्छेद हैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। भाई, जितने भी अनुच्छेद हैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के बारे में हम बात करेंगे। देखिएगा, इसमें 352 में राष्ट्रीय आपात दे रखा है। 352 में राष्ट्रीय आपात, मैं आर्टिकल इसलिए बता रहा हूँ, कई बार पूछ लेता है तो ध्यान दीजिए। 352 में राष्ट्रीय आपात दे रखा है, और 353 में राष्ट्रीय आपात का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में दे रखा है। राष्ट्रीय आपात का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में दे रखा है। फिर 354 है, तो 354 में ये दे रखा है कि राष्ट्रीय आपात जब लागू हो जाएगा तो राजस्व वितरण पर भी कोई फर्क पड़ेगा क्या, उसके बारे में। लेकिन सामान्य राजस्व वितरण पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 352 में राष्ट्रीय आपात है, 353 में
आपका राष्ट्रीय आपात का प्रभाव है, और 354 में राष्ट्रीय आपात का मतलब राजस्व वितरण पर क्या प्रभाव पड़ता है वो भी है, ठीक है। और 55 में कहता है कि राष्ट्रीय आपात में बाह्य आक्रमण हो गया हो या कोई आंतरिक अशांति हो गई हो तो राज्य की सुरक्षा का दायित्व है संघ का होगा। राज्य की सुरक्षा का दायित्व किसका होगा, यानी कहने मतलब राज्य में कोई प्रॉब्लम हो रही है या कोई आक्रमण हो गया तो वो सारी जिम्मेदारी किसकी है, केंद्र की है। ये अनुच्छेद कौन से में दे रखा, 355। 2013-10 की परीक्षा में पूछा हुआ आर्टिकल 355 जैसे लैंग्वेज दे देता है, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राज्य की सुरक्षा का, राज्य की प्रोटेक्शन का जो दायित्व है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी संघ का है, यूनियन का है। तो ये बात कौन से अनुच्छेद में, तो 355 इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। अब यहाँ तक तो आपके 352, 353, 354 ये और 355 तक आपका कौन सा आ गया, बोलो। 355 तक आपका राष्ट्रीय आपात के बारे में आ गया। अब 356 में राज्य आपात है, राज्य आपात, और 357 में राज्य आपात का प्रभाव है। फिर 358 में है कि राष्ट्रीय आपात जब लगता है तब अनुच्छेद 19 आप मूल अधिकारों में पढ़ते हो तो अनुच्छेद 19 में दी गई 6 स्वतंत्रताएं अपने आप ही क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। तो अनुच्छेद 19 में दी गई भारतीय नागरिकों को दी गई स्वतंत्रताएं स्वतः ही क्या हो जाती है, समाप्त। यानी अनुच्छेद 19 किस कंडीशन में समाप्त हो जाता है, तो आपातकाल लगते ही वह स्वतः ही क्या हो जाता है, समाप्त। अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुच्छेद कौन सा, 358। 359 में दे रखा है कि आपातकाल लगते ही आपका मूल अधिकारों का भी निलंबन हो जाएगा, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर होगा। अनुच्छेद 20 में आपका है कि भाई गिरफ्तारी के विरुद्ध क्या है, संरक्षण है, मतलब व्यक्ति को क्या है, संरक्षण दिया गया है, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण दिया गया 20 में। आपका कौन सा विरुद्ध संरक्षण दिया गया, व्यक्ति को संरक्षण का प्रयास किया गया, संरक्षण की स्वतंत्रता। और 21 में आपका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता दिया गया, कौन सा, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 2 दे रखे 20 और कौन सा, 21। 20 और कौन सा है, 21। अपराध 20 में दिया अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और 21 में दे रखा है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। तो मेरा कहने का मतलब है कि मूल अधिकार, सुन लो, मूल अधिकार है ना, मूल अधिकार सारे के सारे निलंबित हो जाएंगे, लेकिन 2 अनुच्छेद बचे रहेंगे, अनुच्छेद 20 और 21। और अनुच्छेद 19 तो स्वतः ही क्या हो जाएगा, समाप्त। अब तीनों अनुच्छेदों को वैसे भी कर लो। 19 में क्या दिया हुआ है, भारतीय नागरिकों को प्रदत्त स्वतंत्रताएं हैं। 20 में क्या है, अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। और 21 में क्या है, तो आपका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। वैसे इसको कहाँ पर दिखा रखा है, 358 और 59। और 60 में आपके तीसरी आपात कौन सा है, वित्तीय आपात। तो वित्तीय आपात के बारे में दे रखा है। तो ये अनुच्छेद है, वापस एक बार बोल देते हैं, दोहरा देते हैं। 352 में राष्ट्रीय आपात है, 353 में राष्ट्रीय आपात का प्रभाव है, 354 में राष्ट्रीय आपात का राजस्व पर प्रभाव है, 55 में आपका बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक अशांति के दौरान राज्य की सुरक्षा का दायित्व केंद्र का होगा, 56 में आपका राज्य आपात है, 57 में राज्य आपात का प्रभाव है, 58 में आपका आर्टिकल 19 स्वतः ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। 59 में 20-21 को छोड़ करके सारे मूल अधिकार क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और 60 में आपका वित्तीय आपात है। ये सब चीज़ें आपकी अनुच्छेद वाइज मैंने बताई है। अब मैं बोलना चाह रहा हूँ राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात कौन से में दे रखा था, 352 में, 352। अब राष्ट्रीय आपात क्या है, क्योंकि आपातकाल मैंने 3 प्रकार का बताया है, एक राष्ट्रीय आपात, एक राज्य आपात और एक कौन सा, वित्तीय आपात। तो राष्ट्रीय आपात को समझने से पहले हमें 44वां संविधान संशोधन 1978 पढ़ना पड़ेगा। 44वां संविधान संशोधन कौन सा है, 1978। तो 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया था। आपको पता होगा इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगाई। उस इमरजेंसी का जो विपरीत प्रभाव पड़ा उसको काला दिन कहा गया। उसके बाद इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट चली गई और मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार आई, पहली गैर कांग्रेसी सरकार आई। तो उन्होंने आते ही
44वां संविधान संशोधन किया, उस संशोधन में वो जो चीज़ें संशोधित की जो इंदिरा गांधी ने दुरुपयोग किया। इंदिरा गांधी ने उनका क्या किया था, दुरुपयोग। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 से पूर्व की तो क्या पोजीशन है और उसके बाद की क्या पोजीशन है, यानी 78 से पहले, संशोधन से पहले क्या पोजीशन है और संशोधन के बाद की क्या पोजीशन है। तो एक बार हमने दो भागों में इसको बांटा, पूर्व और पश्चात। देखो, पूर्व में दे रखा था युद्ध हो जाए, अगर हमारा किसी देश से युद्ध हो जाए, कोई देश हमारे ऊपर बाहर से आक्रमण कर दे और देश की आंतरिक अशांति बिगड़ जाए, आंतरिक अशांति मतलब इंटरनल, हमारे देश के अंदर है ना, शांति व्यवस्था खत्म हो जाए, तो राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकेगा। राष्ट्रपति क्या लगा सकेगा, आपातकाल। और यह आपातकाल वो 2 माह के लिए लगाएगा। कितने माह के लिए लगाएगा, 2 माह। इसका मतलब हो गया 3 शब्द है। पहला शब्द कौन सा है, युद्ध। दूसरा कौन सा है, बाह्य आक्रमण। और तीसरा है आंतरिक अशांति, यानी इंटरनल रूप से अशांति हो गई, व्यवस्था बिगड़ गई, तो राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है। कितने माह के लिए, 2 माह के लिए। और यह आपातकाल न्याय योग्य भी नहीं है। न्याय योग्य मतलब इसको कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब इंदिरा गांधी ने एक तो शब्द कौन सा था, आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति शब्द का फायदा उठाया और राष्ट्रपति उस समय क्या था, रबर स्टाम्प। तो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री आदेश दे दिया कि आपातकाल लगाओ, और बाद में 2 माह के लिए लगा दिया। तो 2 माह तक ये तांडव हो गया। तो कहने का मतलब, और न्याय योग्य इसको था नहीं। तो ये सारी कमियां बाद में दूर की गई। तो देखो ध्यान दीजिए, बाद में क्या है, पश्चात युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण हो, और उसके बाद एक शब्द जोड़ा आंतरिक अशांति के स्थान पर एक शब्द जोड़ा गया सशस्त्र विद्रोह, कि आंतरिक अशांति अव्यवस्था से नहीं होगा, अगर शस्त्र के साथ विद्रोह हो जाए, गृह युद्ध टाइप हो जाए, तो ही आप आपातकाल लगा सकते हैं। तो एक नया शब्द आ गया, सशस्त्र विद्रोह। तो बोलो 78 से पहले जो शब्द था वो कौन सा था, आंतरिक अशांति, और 78 के बाद जो शब्द है वो सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह। बोलो क्लियर है। अब हम बोल रहे हैं इस स्थिति में मंत्रिमंडल की लिखित, यहाँ पे मंत्रिमंडल शब्द का भी पहली बार उल्लेख हुआ। मंत्रिमंडल लिखित रूप से राष्ट्रपति को देगा तभी वो आपातकाल लगाएगा। अब नई चीज जोड़ दी, पहले मतलब क्या, राष्ट्रपति आपातकाल लगाता तो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री मौखिक भी कह देते तो आपातकाल लगा दिया। यहाँ पे साफ साफ हो गया मंत्रिमंडल की लिखित अनुमति पर आपातकाल लगेगा। तो नई चीज जोड़ दी। और 60 दिन की जगह कितना कर दिया, 30 दिन। 60 दिन की जगह कितना कर दिया, यानी 2 माह के स्थान पे इसको कितना कर दिया, 30 दिन कर दिया। कितना कर दिया, 30 दिन। और अब हम बोल रहे हैं मतलब बाह्य आक्रमण और युद्ध को तो न्याय योग्य नहीं है, लेकिन सशस्त्र विद्रोह को न्यायालय में चुनौती भी दी जा सकती है। तो ये चेंजेस किए। तो देखिए, पहले शब्द था आंतरिक अशांति, अब शब्द कौन सा हो गया, सशस्त्र विद्रोह। पहले 2 माह के लिए था, अब 30 दिन के लिए है। पहले न्यायोग्य नहीं था कोई भी चीज़, अब सशस्त्र विद्रोह न्यायोग्य है। कौन सा, न्यायोग्य। पहले मंत्रिमंडल की अनुमति की जरूरत नहीं थी, अब मंत्रिमंडल की लिखित अनुमति की क्या है, आवश्यकता। इस प्रकार से आपने देखा तो आपातकाल को आप समझ सकते हैं वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में। तो 44वां संशोधन आपको लाना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपातकाल वर्तमान में लग गया तो आपातकाल कितने दिन के लिए लगेगा, 30 दिन के लिए। 30 दिन के बाद आपातकाल को अगर आगे बढ़ाना हो तो संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा विशेष बहुमत के द्वारा 6 माह के लिए उसको आगे बढ़ाएगा। 6 माह के लिए क्या बढ़ा सकता है आगे, मतलब एक बार 6 माह ऐसे बढ़ा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, इसकी कोई अंतिम समय सीमा नहीं होती। क्योंकि युद्ध है, बाह्य आक्रमण है, सशस्त्र विद्रोह है, निपट जाए एक दिन में और निपटे नहीं 10 साल में। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक दिन का काम नहीं है, तो इसकी अंतिम समय सीमा नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर इसको समाप्त करना हो तो समाप्त करने में संसद का साधारण बहुमति जरूरी है। कौन सा साधन, साधारण बहुमत से इसको समाप्त किया जा सकता है। लेकिन आगे बढ़ाने के लिए कौन सा है, विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत की क्या होती है, आवश्यकता। ध्यान एक बात और रहे, अगर उस दौरान लोकसभा अस्तित्व में नहीं है, मान लो चुनाव होने वाले हैं, तो राज्यसभा भी प्रस्ताव ले सकती है। राज्यसभा भी क्या ले सकती है, प्रस्ताव। तो ये टोटल आपके आपातकाल के बारे में बताया। अब मैंने बोला आपातकाल जो ही लागू होगा, संपूर्ण देश पर अधिकार किसका होगा, राष्ट्रपति का हो गया। राष्ट्रपति मतलब जो भी प्रधानमंत्री वगैरह डील कर रहे हैं उनका हो गया।
और मेरा कहने का मतलब है अनुच्छेद 19 स्वतः ही समाप्त हो गया। मूल अधिकारों का क्या हो गया, निलंबन हो गया। लेकिन मूल अधिकारों में कौन सी चीज़ें निलंबित नहीं होगी, तो 20 और 21। 20 में क्या है, अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, और 21 में क्या है, प्राण और देह स्वतंत्रता है। समझ गए। और मैंने कहा ये सारी की सारी बात आपातकाल में होगी। अब तक देखिए दोस्तों, अब तक हमारे देश में 3 बार आपातकाल लगा है। कितनी बार? 3 बार। पहला, 2 तो युद्ध के लगे हैं। भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में। भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था? 1962। और बाद में 62 की इमरजेंसी को 65 के युद्ध तक रखा गया था। और भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था? 1971 में। कौन सा? 1971। तो पहला आपातकाल भारत और चीन का युद्ध हुआ 1962। उसमें आपातकाल लगा। दूसरा, भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ? 1971। उसमें आपातकाल लगा। और तीसरा आपातकाल, इंदिरा आपातकाल, आंतरिक अशांति को लेकर लगा 25-26 जून को। 25-26 जून को मतलब अधिसूचना जारी हुई। 25 और 26 जून को आपातकाल कौन सा लगा? इंदिरा आपात। कौन सा? इंदिरा आपात। इंदिरा आपात किस वर्ड को लेकर के? आंतरिक अशांति। तो मैंने क्या बोला? युद्ध और बाह्य आक्रमण को 2 बार आपातकाल लगा है। नंबर 1 कौन सा? 62 की लड़ाई चाइना वाली, और 71 की लड़ाई पाकिस्तान वाली। कौन सी? भारत और पाकिस्तान। तो 2 तो युद्ध और बाह्य आक्रमण वाले हो गए। आंतरिक अशांति वाला था वो इंदिरा आपात था, वो 1975 में 25 जून 26 जून को लगा था। तो वो आपका आपातकाल है। ये 25-26 जून वाला अधिसूचना वाला क्वेश्चन RS प्री में भी पूछ लिया गया था। तो मेरा करने का तात्पर्य है इस प्रकार से आपका आपातकाल का टॉपिक होता है। तीनों चीज़ें मैंने बताई। तो ये राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में जानते हैं। तो आप पहला प्रश्न है, आपातकाल भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? तो भाग कौन सा? 18। और अनुच्छेद कौन सा? 352 से 360। और कहाँ से लिया है हमने आपातकाल? तो जर्मनी के वीमर संविधान से, और भारत शासन अधिनियम 1935 से। और बेसिकली आपातकालीन शक्तियाँ कितनी है? तो 3 है, राष्ट्रीय आपात, राज्य आपात और वित्तीय आपात। इसका अनुच्छेद 352 से 360 में क्या है? तो 352 में राष्ट्रीय आपात है, 353 में राष्ट्रीय आपात का प्रभाव है, 354 में आपका राष्ट्रीय आपात का राजस्व पर प्रभाव है, और 355 में बाह्य आक्रमण हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, आंतरिक अशांति हो जाए तो राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी संघ की है। 356 में आपका राज्य आपात है, 357 में राज्य आपात का प्रभाव है, और 358 में अनुच्छेद 19 क्या हो जाएगा? स्वतः समाप्त हो जाएगा आपातकाल में। और अनुच्छेद 20-21 को छोड़ करके मूल अधिकार भी 359 में समाप्त हो जाएंगे, और 60 में आपका वित्तीय आपात है। ये हमने बताया। अब है पहला टॉपिक था राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात 44वां संशोधन से पहले क्या था? 44वां संविधान संशोधन कब आया? 78 में, 78 में। किसके समय आया? मोरारजी देसाई। उससे पहले की कंडीशन क्या थी और उसके बाद की कंडीशन क्या है? तो पहले शब्द था आंतरिक अशांति, बाद में कौन सा आ गया? सशस्त्र विद्रोह। पहले राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता था, अब मंत्रिमंडल की लिखित अनुमति से लगता है। पहले 2 माह के लिए लगता था, अब 30 दिन के यानी 1 माह के लिए लगता है। पहले कोई न्याय योग्य नहीं था, अब आंतरिक सशस्त्र विद्रोह मतलब न्याय योग्य है। और एक बार आपातकाल लगता है 30 दिन के लिए, बाद में 6-6 माह के लिए उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन अंतिम कोई समय सीमा नहीं है। अंतिम समय सीमा नहीं है, साधारण बहुमत से उसको समाप्त किया जा सकता है। और बेसिकली अब तक आपातकाल आपका 3 बार लगा है। पहला 1962, दूसरा 1965 और 71, और तीसरा आपका 1975। तो 2 तो युद्ध के बाह्य आक्रमण के परिप्रेक्ष में है, और एक आंतरिक अशांति के परिप्रेक्ष में है। और आंतरिक अशांति के परिप्रेक्ष में इंदिरा गांधी ने जो लगाया तभी आगे संशोधन हुआ। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने राष्ट्रीय आपात के बारे में पढ़ा, जो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम अगला टॉपिक राज्य आपात और वित्तीय आपात के बारे में पढ़ेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 राज्य आपात इन दिनों काफ़ी चर्चा में चल रहा है। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में भी काफ़ी बात आई थी, तो उसके परिप्रेक्ष्य में भी, तो इसके बारे में हम अगली क्लास में आपको बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, रोज़ाना जुड़े रहें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पक्ष विपक्ष रखें और आगे बढ़ाएं। गलतियां भी हो जाती हैं बोलते समय भी, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं, हर चीज़ में सावधानी रखते हैं, लेकिन फिर भी आपको क्षमा चाहते हैं। और कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो जाती है, लेकिन फिर भी आपके साथ पूरी तरह से जुड़े रहेंगे। 5 तारीख से आपके टेक्निकल प्रॉब्लम भी नहीं होगी, कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, और लगातार आपसे जुड़े रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।